स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द नाइट मेल। वेस्टर्न ह्यूग ऑडेन 21 फरवरी 1907 टू 29 सितंबर, और ये 29 सितंबर 1973 यहाँ पे आ गया है। तो यानी कि ये इनकी पैदाइश का वक्त है। ये ड्यूरेशन दिया होता है कि कब पैदा हुए और कब इनका डेथ हुआ। तो 29 सितंबर 1973 में ये डेथ कर गए। वॉज अ ब्रिटिश अमेरिकन पोएट हु वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन अ प्रोफेशनल मिडिल क्लास फैमिली। तो ये ब्रिटिश अमेरिकी कवि हैं, दोनों जगह के हैं, यानी कि इनको दोहरी नागरिकता भी होगी इनके पास तब, जो कि पैदा हुए थे इंग्लैंड में एक पेशेवर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही अटेंडेड वेरियस इंग्लिश इंडिपेंडेंट और पब्लिक स्कूल्स एंड स्टडीड इंग्लिश एट क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। इन्होंने जो है कि अलग अलग मतलब बहुत तरीके के वेरियस इंग्लिश इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद जो स्वतंत्र होते हैं, या कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट सार्वजनिक स्कूल वगैरह हैं वहाँ पे इन्होंने दाखिला लिया और स्टडी किया, पढ़ा इन्होंने इंग्लिश। कहाँ पे? क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इन बर्लिन, कुछ महीनों बाद बर्लिन में, ही वॉज टीचिंग इन ब्रिटिश प्राइवेट प्रीपैरेटरी स्कूल। तो वहाँ पे जो है ब्रिटिश के निजी प्रारंभिक स्कूल में वो जो है पढ़ा रहे थे। प्रारंभिक स्कूल बोलते प्रिपरेटरी को। देन ट्रेवल टू आइसलैंड एंड चाइना टू राइट बुक्स अबाउट हिज जर्नी। उसके बाद वो कहाँ गए? अपनी यात्रा पर गए। यात्रा पर कहाँ गए? आइसलैंड और चीन की यात्रा पर गए, ताकि वो किताब लिख सकें अपनी जर्नी के बारे में। इन 1946 he became an American citizen retaining his British citizenship। देखो आ गई आखिर यहाँ पे बात कि 1946 में अपनी ब्रिटिश नागरिकता को बरकरार रखते हुए उनको क्या मिल गया? अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया। वो बन गए अमेरिका के सिटीजन। ही टॉट इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया। अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के अंत तक, ही विंटर्ड इन न्यूयॉर्क एंड समर्ड इन क्रिस्टचन लोअर ऑस्ट्रिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन के अंत तक जो जाड़े का मौसम है इन्होंने न्यूयॉर्क में बिताया, और गर्मियां इन्होंने क्रिस्टेटन, ये जगह का नाम है, लोअर ऑस्ट्रिया में, वहाँ बिताया। निचले ऑस्ट्रिया में वहाँ इन्होंने ये अपना वक्त बिताया। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर अबाउट लव सच एज फ्यूनरल ब्लूज। कुछ उनके जाने माने प्रसिद्ध कविताएं हैं जो कि मोहब्बत के बारे में है, प्रेम के बारे में, जैसे कि फ्यूनरल ब्लूज। ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स सच एज, और कुछ ऐसी हैं जो राजनीतिक और सामाजिक थीम के साथ हैं, जैसे कि है सितंबर 1 1939 एंड द शील्ड ऑफ एक्िलीज, एक्िलीज का शील्ड। ऑन कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल थीम्स सच एज द एज ऑफ एंग्जाइटी। यानी कि यहाँ पे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विषय कहते हैं, साइकोलॉजी को मनोवैज्ञानिक, इन सब विषय पर भी इन्होंने कविता लिखी है। जैसे कि नाम है कविता का द एज ऑफ एंग्जाइटी, चिंता का युग कह सकते हो। बात करें नाइट मेल की, तो नाइट मेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिजायर to produce a film that would serve as the public face of a modern, trustworthy postal system, in addition to boasting the low morale of the postal worker at the time। अब नाइट मेल को क्यों बनाया गया भाई? नाइट मेल की उत्पत्ति यानी इसका जो जन्म दिया गया इसको, कि एक ऐसी फिल्म बनाने की सोच से हुई, इच्छा हुई कि एक ऐसी फिल्म बनाया जाए जो कि डाक कर्मचारियों का मनोबल है उसको बढ़ावा दे, इसके साथ साथ जो मॉडर्न यानी आधुनिक लोग जो हैं आधुनिक तरीके से भरोसा करें डाक सिस्टम पे, और ये जो है सार्वजनिक चेहरा बन सके हर किसी के लिए। नाइट मेल 1936 revised 1966 is a poem
बाय WH। यानी कि देखो 1936 में बना है ये पोयम, लिखा गया, फिर उसके बाद रिवाइज किया गया इस पोयम को 1966 में। संशोधित करना, रिवाइज करने का मतलब है यहाँ पे संशोधित किया गया। तो ये WH ऑडेन की कविता है, रिटन इन 1935 एज अ वर्स कॉमेंट्री फॉर द फाइनल मिनट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑफ द सेम टाइटल। यानी नाइट मेल के नाम से ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, ठीक है, उसके अंतिम के मिनटों के लिए एक टिप्पणी के रूप में, कमेंट के रूप में इसको लिखा गया था। और ये नाइट मेल जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है, ये इसके डायरेक्टर हैरी वॉर्ड थे एंड बैसिल राइट थे 1936 में। और ये प्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा? GPO यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस के द्वारा, फिल्म यूनिट इन विच ऑडिन वॉज एम्प्लॉयड एट द टाइम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये फिल्म यूनिट है जिसमें कि ऑडिन जो है एक किस तरह से थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में थे, कार्यरत थे, निर्देशक के रूप में थे। He paced it to match the rhythm of the train's wheels with a stopwatch in order to fit it exactly to the shot। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेन के पहिए से लय जो है उसको मेल खाने के लिए एक स्टॉप वॉच के साथ उसको चलाया ताकि शॉट जो है बिल्कुल परफेक्टली जो है इसमें फिट आ सके। It is celebrated as the classic example of the film soundtrack works in English। तो इसे अंग्रेजी फिल्म में साउंड ट्रैक में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है, ये जो इन्होंने पेश किया था रिदम ट्रेन के पहिए का स्टॉप वॉच के साथ मेल कराने का। तो इट फर्स्ट डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ अ नाइट ट्रेन। तो ये पहले क्या करता है कि सबसे पहले एक ट्रेन है जो आ रही है उसको डिस्क्राइब करता है उसका अराइवल। दिस बीइंग द LMS पोस्टल स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम लंदन यूस्टन टू एबरदीन वाया क्रू। तो ये कहाँ से कहाँ को आ रही है? ये लंदन यूस्टन से के क्रेवे से ग्लासगो के लिए आ रही है एंड एडनबर्ग इसके माध्यम से अक्रॉस द स्कॉटिश बॉर्डर को पार करते हुए मेकिंग फॉर ग्लासगो। कहाँ जाएगी? ग्लासगो एज द कंट्री स्लीप्स। रात्रि में जब जो है लोग सो रहे होंगे, देश सो रहा होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पोएम की। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। यानी कि ये एक मेल ट्रेन है जो कि डाक लेकर चलती है, वो सीमा पार कर रही है। लेकिन कौन सी सीमा पार कर रही है ये चीज़ नहीं इसमें दिया हुआ है, लेकिन माना यह जाएगा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच की जो सीमा है उसको ये पार करता है, क्योंकि ट्रेन लंदन से स्कॉटलैंड तक की यात्रा करती है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि किधर से ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर। तो ये हर किसी के लिए क्या लेके आ रही है? पोस्टल ऑर्डर, पत्र लेके आ रही है। पोस्टल ऑर्डर एक प्रकार का मनी ऑर्डर होता है ना, और चेक लेके आ रही है। ठीक है, आमतौर पे ये चेक के द्वारा भी लोग पैसे भेजते हैं पोस्टल से एक दूसरे को, तो ये चीज़ें लेके आ रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। अमीरों के लिए पत्र और गरीबों के लिए पत्र। यानी कि ये जो लेटर्स हैं वो हर किसी के लिए होते हैं भाई, हर क्षेत्र के लोग, हर तरह के लोग, अमीर गरीब सबके इस्तेमाल के लिए। तो ये सबके लिए लेके आ रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। कोने पर दुकान जो है और जो लड़की बगल में खड़ी है उसके लिए, है ना, ये सबके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है कि कोने में जो दुकान है उसके लिए भी, जो लड़की नेक्स्ट डोर बगल में खड़ी है उसके लिए भी, सबके लिए यहाँ पे पत्र है। पुलिंग अ बीट टॉक अ स्टीडी क्लाइम। बीट टॉक को ऊपर खींचते हुए एक जो है कि ऊपर को तरफ चढ़ रही है। यानी ट्रेन कहाँ चढ़ रही है? बीट टॉक पर चढ़ रही है। बीट टॉक है क्या यहाँ पे? बीट टॉक एक स्कॉटलैंड में एक गांव है, उसका नाम है। तो यहाँ पे जो है कि पुलिंग अप चढ़ रही है, वहां पे एक स्टीडी क्लाइम, लगातार स्थिर चढ़ाई कर रही है वहां पे। द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। ग्रेडियंट यानी कि जो ढलान है उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो कहाँ है? अपने समय पर है। कौन? ट्रेन पे है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूर लैंड बॉर्डर।
यानी कि वो जो है कि ये पार कर रही है कॉटन ग्रास वगैरह जो है, कपास वाली जो घास है। और मोरलैंड बॉर्डर का मतलब है दलदली जो मिट्टी वाला एरिया है ना, बॉर्डर मतलब तो पत्थर भी होता है, तो उन सब जगहों को ये पार कर रही है। ट्रेन कपास घास के पौधों और बोल्डर मतलब पत्थर वाली दलदली भूमि वगैरह वाला जो क्षेत्र है वहां से सब कुछ होकर गुजर रही है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, यानी उसके कंधे पर क्या है, सफेद भाप है जो उड़ रही है। शॉवलिंग वाइट स्टीम उड़ रही है। तो ट्रेन को यहाँ पे एक व्यक्ति की तरह बताया गया है, कंधा यूज किया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए अपने कंधे पर वो सफेद भाप एक तरफ धकेलती है। तो तुम देख सकते हो कि कैसे ये जो है कि भाप निकल रहा है इसके अंदर से। स्टीम इंजन था उस टाइम में, तो वही स्टीम इंजन की है बात, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, स्टीम। स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासेस, जब वो गुजरती है तो क्या कर रही है, स्नॉर्टिंग नॉइजली, यानी कि उसकी आवाज सुनाई देती है, शोर मचा रही है, वो स्नोर कर रही है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, हवा से झुकी घासों की खामोश जो माइल्स है, साइलेंट माइल्स मतलब बिल्कुल खामोशी में जो दूरी है उसको, उसकी बात कर रहा है। यानी मीलों तक हवा से झुकी घास के माध्यम से बिल्कुल बीच से एकदम गुजर रही है वो। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, जैसे ही वह पास आती है, अप्रोच करना मतलब पास आती है, तो बर्ड्स टर्न यानी चिड़िया घुमा लेती है अपना सर। तो जब भी मेल ट्रेन आती है तो पक्षी क्या कर लेता है, अपना सर घुमा लेता है। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, तो झाड़ियों से उसके खाली चेहरे वाले कोचों को जो है कि यहाँ पे घूर रहा है। स्टेयर मतलब घूरना है ना, फ्रॉम बुशेस झाड़ियों में से उसके ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अब ब्लैंक फेस्ड कोचेस किस लिए इस्तेमाल किया गया है, खाली वो डिब्बे के चेहरे खाली हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या भरी हुई हैं, लेटर्स भरी हुई हैं। तो ये शायद बर्ड्स के लिए ही है जो घूर रही हैं। शीप्स डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, भेड़ कुत्ते ये सब जो होते हैं रास्ते में, ये उसकी दिशा को नहीं बदल सकते। किसकी दिशा को, ट्रेन की दिशा को, ट्रेन तो अपना चल रही है। दे स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस, वे पंजे फैलाकर क्या करते हैं, सो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे गुजरती है वे अपने पंजे मुड़कर सो जाते हैं। दे स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस, चली गई तो अब सो गए। यानी कि ये इन्हीं के लिए होगा कि ये झाड़ियों से जो है कि देखते होंगे, झांकते होंगे, लेकिन उसके बाद जब ट्रेन गुजर जाती होगी तो फिर से ये सो जाते होंगे। इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स, अब देखो क्या कह रहा है कि इन द फार्म, फार्म मतलब खेत की बात हो रही है। तो जब खेत से ये ट्रेन गुजरती है तो कोई भी नहीं जागता है, यानी वो बिना किसी को जगाए एक खेत के पास से गुजरती है। लोगों को रात में ना ट्रेन के आने की जानकारी तो होती है, लेकिन आवाज से उनको कोई चिंता या आश्चर्य नहीं होता है, यह उनके जीवन का एक हिस्सा हो गया है। जैसे कि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ तो कॉलोनी के बगल में रेलवे कॉलोनी है, स्टेशन के बगल में रेलवे लाइन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेन आए जाए नींद तो आई जाती है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, ये भी बात सही है कि ग्लास में रखा पानी भी कभी कभी हिलता है हमारे यहाँ। तो लेकिन शयन कक्ष में यानी सोने वाला जो कमरा है वहां पे बेडरूम में एक जग धीरे से हिलता है। ट्रेन गुजरती है तो भाई इतनी भारी होती है कि आसपास थोड़ा सा फील होगा तुमको जब तुम कहीं पे भी जहां क्रॉसिंग होती है रोड और ये रेलवे लाइन की, तो वहां पे क्रॉसिंग पे तुम देखे होगे कि जब ट्रेन गुजरती है तो थोड़ा बहुत हिलता है आसपास की जमीन। तो यहाँ पे जो है कि धीरे सा हिलता है जग, जो कि बेडरूम के अंदर रखा हुआ है। Dawn freshens her climb is done, डॉन फ्रेशंस यानी जो भोर है वो तरोताजा हो जाती है। हर क्लाइंब इज डन का मतलब है कि उसकी चढ़ाई पूरी हो जाती है। ये जो पुलिंग अप था ना, वो चढ़ाई थी, चढ़ान था, वो खत्म हो गई, यानी कि अंतर सुबह हो गई और उसकी जो मुश्किल वाली यात्रा थी, ट्रेन जो ऊपर क्लाइंब कर रही थी, ग्रेडियंट के खिलाफ जा रही थी ढलान के, तो वो यात्रा उसकी खत्म हो गई। डाउन टुवर्ड ग्लासगो शी डिसेंड्स, अब ग्लासगो जगह का नाम है, उस तरफ वो नीचे की तरफ उतर रही है, यानी ढलान पर आ गई है, अपनी यात्रा वो शुरू कर रही है। ग्लासगो क्या है, स्कॉटलैंड का एक शहर है।
टुवर्ड द स्टीम टक्स येल्पिंग डाउन अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स। टुवर्ड द स्टीम टक्स यानी कि भाप के झोंकों की ओर, और क्रेनों की झुंड क्या कर रही है ना, ग्लेड ऑफ क्रेन्स यानी कि झुंड है नीचे क्रेन का, वो क्या कर रहे हैं, नीचे से येल्पिंग डाउन यानी कि नीचे से चिल्ला रहे हैं। स्टीम टग ऐसी नावें होती हैं जिनका उपयोग जो है कि दूसरे जहाज़ों को खींचने के लिए किया जाता है। तो ये क्या कर रही है, नीचे की तरफ से जो है ये झुंड में है और ये चिल्ला रही हैं। टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ एपेरेचस द फर्नेसेस, यानी अब बोल रहे टुवर्ड द फील्ड्स की तरफ जा रही है वो ऑफ एपरेचेस। एपरेचेस का मतलब होता है उपकरण वगैरह, और फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी। तो अब किधर से ये गुजर रही है, यानी कि कारखाने वाले जगह से ये गुजर रही है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी बात हो रही है कि वहां से अब ये ट्रेन गुजर रही है जहां भट्टियां वगैरह हैं, है ना, चीजें जहां पे जलाई जाती हैं, गर्म की जाती हैं। तो अब वहां से ये ट्रेन गुजर रही है। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जिजेंटिक चेस मैन, विशाल शतरंज के खिलाड़ियों की तरह, जिजेंटिक मतलब विशाल, चेसमैन शतरंज के खिलाड़ियों की तरह अंधेरे के मैदान पर ये जो है कि सेट है। तो ये जो और ये इंडस्ट्रियल एरिया है वो अंधेरे में किस तरह है, विशाल शतरंज के जैसे मोहरे दिखते हैं ना, बिल्कुल घोड़ा रखा रहता है, वजीर होता है, ये सब होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है जगह जगह पे वैसे रखे हुए हैं, और उनके बीच से ये गुजर रही है। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर। ऑल स्कॉटलैंड यानी कि पूरा स्कॉटलैंड जो शहर है वो उसका इंतजार कर रहा है, हर कोई इस मेल ट्रेन का इंतजार कर रहा है। इन डार्क ग्लेन्स, डार्क ग्लेन्स का मतलब अंधेरे किनारों में, बिसाइड पील ग्रीन लॉट्स, पीले हरे किनारों के बगल में, मेन लॉन्ग फॉर न्यूज, पुरुष यानी कि जो पुरुष हैं, मेन लॉन्ग फॉर न्यूज का मतलब लालसा रखते हैं, लालच रखते हैं, किसका, समाचार का। न्यूज का मतलब क्या होता है, न्यूज का मतलब समाचार। तो इन डार्क ग्लेन्स अंधेरे किनारों में, पीले हरे किनारों के बगल में, बिसाइड परे मतलब उसके पेल ग्रीन लॉचेस के परे, वहां पर भी क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं समाचार का। तो यहाँ पे घाटियां वगैरह होती हैं, हरी पीली झीलें हैं, उसके किनारे दूर दराज इलाकों में हर जगह पे क्या हो रहा है, इंतजार हो रहा है। पूरे स्कॉटलैंड में किसका इंतजार हो रहा है, इस मेल ट्रेन का इंतजार हो रहा है। लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स, यानी कि लेटर ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद पत्र, और उसके साथ लेटर्स फ्रॉम बैंक यानी बैंक से पत्र, यानी बहुत तरह के पत्र होते हैं भाई। लेटर कोई भी किसी भी विभाग से विभाग को भी जाता है, औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो बहुत सारे तरह के पत्र हैं। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, लो भैया, लड़का और लड़के की ओर से खुशी के पत्र, हाँ वही हो सकता है निब्बा निब्बी वाला भी है ना। लेटर्स ऑफ जॉय एंड गर्ल फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, कि लड़का को लड़की की तरफ से, लड़की से लड़के की तरफ से खुशी की सूचना देने वाले पत्र हैं। रिसिप्टेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, और किस तरह के पत्र हैं यहाँ पे बता रहा है कि किस किस टाइप के उसके अंदर पत्र हैं, लेटर्स हैं। तो इसमें बिल हैं कुछ, और कुछ ऐसे हैं इन्विटेशन निमंत्रण पत्र, जिसको बोलते हैं शादी का कार्ड वगैरह जैसे होता है उसको। तो रसीदें हैं, बिल हैं, निमंत्रण पत्र भी हैं इसमें। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशन, और वो निमंत्रण वगैरह किस चीज के लिए है कि नए स्टॉक का बिल और ये निमंत्रण, नए स्टॉक का निरीक्षण करना हो या रिश्तेदारी में जाना हो, तो उन सब के लिए भी यहाँ पे पत्र हैं। उसी तरह के जो है इसमें बिल और नियंत्रण पत्र रखे हुए हैं कि आए हुए नए सामान की जांच करने के लिए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस, और परिस्थिति, सिचुएशन मतलब स्थिति के हिसाब से इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं। तो नौकरी के आवेदन वगैरह के लिए जो भेजे गए पत्र हैं वो सब भी हैं इसके अंदर। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, और टिमिड लवर डरपोक प्रेमी, उनकी भी जो है डिक्लेरेशन है ना, कि पत्र में खून से मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखा है, तो वो वाले भी इसमें पत्र हैं। एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशन, और गपशप, सभी राष्ट्रों में जो गपशप है यानी सारी दुनिया के खबरें वगैरह हैं
वो सब भी पत्र के रूप में हैं। तो उस तरह के भी पत्र यहां पर हैं। तो इसमें मतलब ओवरऑल हमको बस बताया इस पैराग्राफ में कि किस किस तरह के पत्र हैं। न्यूज सर्कमस्टेंशियल, न्यूज फाइनेंशियल। समाचार कैसे सर्कमस्टेंशियल, परिस्थिति के हिसाब से, और न्यूज फाइनेंशियल यानी वित्तीय समस्या जो होती है यानी पैसे वैसे की, तो उस तरह के भी यहाँ पे पत्र हैं। कुछ विशेष स्थिति के समाचार है, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस वगैरह एकाएक कुछ ऐसा हो जाता है तो, और कुछ वित्तीय समाचार है फाइनेंशियल। लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू इनलार्ज इन, बड़े करने के लिए छुट्टियों की जो है कि वो लेटर्स विथ हॉलीडे, हॉलीडे के लेटर्स हैं। स्नैप्स टू इनलार्ज, तो कुछ पत्रों में तस्वीरें होती हैं जिसमें जिन्हें जो है कि क्या किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है। तो वही बोल रहा है लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू इनलार्ज इन, ताकि वो बड़ा हो सके, कुछ उसको खोल के ना बड़ा किया जा सकता है। लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, कुछ पत्रों में क्या है कि लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड मतलब चेहरे बने होते हैं पत्रों में, यानी कि यहाँ पे लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड यानी कि खत ऐसे हैं जिसके मार्जिन मतलब किनारों पे चेहरे बनाए गए हैं। तो कार्टून वगैरह बनाते हैं ना, उल्टा सीधा चेहरा वगैरह बनाते हैं, तो उस तरीके का चेहरा वगैरह बना हुआ है। लेटर्स फ्रॉम अंकल, कजिन एंड आंट्स, यानी कि यहाँ पे पत्र है चाचा के द्वारा, चचेरे भाई और चाची के पत्र भी हैं। लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के दक्षिण से स्कॉटलैंड को भी यहाँ पे पत्र भेजा हुआ है, तो वहां से भी यहाँ पे पत्र आ रहे हैं, यानी फ्रांस के साउथ से स्कॉटलैंड में पत्र आते हैं। लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेसेंस टू हाईलैंड एंड लोलैंड, यहाँ पे कॉन्डोलेसेंस का मतलब होता है सहानुभूति। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि भाई जो गुजर जाते हैं तो अपने प्रियजनों को वो खो देते हैं, तो हाईलैंड्स और लोलैंड्स यानी कि निचले इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से भी उन पत्र भेजे जाते हैं। तो उन लोगों को भी यहाँ पे पत्र भेजे जा रहे हैं जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो कॉन्डोलेसेंस यानी कि वो, हाँ, तो सहानुभूति के पत्र उनके लिए। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, एवरी ह्यू मतलब हर एक रंग के कागज पे लिखा हुआ है पेपर। द पिंक, द वायलेट, द वाइट एंड द ब्लू, कैसे कैसे रंग के कागज हैं, गुलाबी हैं, बैगनी है, सफेद और नीले कागज हैं। द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, द एडोरिंग, यहां देखो एक बीच में लाइन छूट गई है। लेटर ऑफ कॉन्डोलेसेंस टू हाईलैंड एंड लोलैंड के बाद होगा कि नोट्स फ्रॉम द ओवरसीज टू हेब्राइड्स। हेब्राइड्स स्कॉटलैंड में एक जो है कि तट पे एक आइलैंड है ये हेब्राइड्स, तो वहां के लिए भी जो है कि नोट्स यानी कि वही खत आए हैं समंदर पार से ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे समंदर पार के इलाकों से हेब्राइड्स यानी जो आइलैंड है वहां के लिए भी खत आए हुए हैं। उसके बाद ये सारी लाइन्स हैं, इन दोनों के बीच में ये लाइन बस मिसिंग थी। अब आ जाते हैं वापस अपने लाइन पे। तो कुछ पत्र ऐसे हैं जो चैटी हैं। चैटी का मतलब कि बहुत सारी इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं। द कैटी, कैटी का मतलब होता है यहाँ पे मिस्टीवियस, है ना, कुछ शरारती जो है चीजें। और फिर उसके बाद है बोरिंग, बोरिंग का मतलब है कि कुछ उबाऊ खत भी हैं, और कुछ खत ऐसे हैं एडोरिंग, एडोरिंग मतलब तारीफ वाले, प्यार वाले, उस तरीके के भी खत हैं। नेक्स्ट है द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हर्ट्स आउटपोरिंग, यानी कुछ खत ऐसे होते हैं जो कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं। ठंडे मतलब कुछ अच्छा लगता ही नहीं, उनको पढ़ के कोई मजा नहीं आता, कोई फीलिंग नहीं आती। और कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। और कुछ खत ऐसे होते हैं हर्ट्स आउटपोरिंग, हर्ट्स आउटपोरिंग का मतलब ऐसे है कि जैसे कि दिल की सारी बात उसमें खोलकर रख दी हो, वैसी खत, यानी जिनको बार बार पढ़ के जो है मजा आता हो, ऐसे खत भी होते हैं कुछ। नेक्स्ट है कि क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यहाँ पे भी खतों की बात हो रही है, पत्र की बात हो रही है कि कुछ जो है बल्कि चालाकी से लिखे हुए हैं, कुछ बड़ी मूर्खता से लिखे हुए खत हैं, कुछ बड़े शॉर्ट में मतलब कम शब्दों के लिखे हुए खत हैं, और कुछ खत ऐसे हैं जो काफी लंबे हैं। द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइप किए हुए खत हैं, भाई टाइपराइटर से टाइप होता है, एंड द प्रिंटेड और प्रिंट किए हुए, छापे हुए खत हैं, और कुछ ऐसे खत हैं कि स्पेल्ड ऑल रॉन्ग जिसमें ढेर सारी स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल गलत है, उस तरह के भी खत हैं।
थाउजेंड्स आर स्टिल एस्लीप, यानी कि हजारों क्या हैं, अभी भी सो रहे हैं। यानी सुबह हो गई लेकिन फिर भी जगे नहीं, अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था कि ट्रेन अब ढलान पे आ गई थी ना, सुबह हो चुकी थी। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर, और वो क्या कर रहे हैं, भयानक राक्षसों का क्या कर रहे हैं, मॉन्स्टर मतलब राक्षसों का ड्रीमिंग, सपना देख रहे हैं। और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड इन क्रैनस्टन और क्रॉफोर्ड्स। ये जो दो जगह है ना, ये चाय वाय पीने की जगह है। क्रैनस्टन और क्रॉफोर्ड फेमस जगह है चाय पीने की, जहाँ आप चाय वाय पी सकते हैं, जहाँ पे बैंड बजता रहता है। देखोगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में गाना वाना गाते रहते हैं, सब बैंड वैंड बजाते रहते हैं, और चाय की चुस्कियां आप ले सकते हो दोस्तों के साथ। तो कुछ लोगों को ऐसे सपने भी आ रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं क्रैनस्टॉन्स में या फिर क्रॉफोर्ड्स में और चाय पी रहे हैं दोस्तों के साथ, बैंड वहां पे सामने परफॉर्म कर रहा है। एस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, यानी कि ये जो ग्लासगो है वहां में काम करते हुए लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। एस्लीप इन वेल सेट एडिनबर्ग, और अच्छी तरह से मतलब जो ये शहर है यहाँ पे जो ग्लासगो है, ग्लासगो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और दूसरा यहाँ पे एडिनबर्ग कैसा है कि बिल्कुल व्यवस्थित इलाका है, व्यवस्थित सजाया हुआ एकदम शहर है, तो वहां पे भी लोग अभी तक क्या है, सोए हुए हैं। एस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, एबरडीन में क्या होता है कि ग्रेनाइट का काम होता है, तो वहां पे भी लोग सोए हुए हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, यानी कि वो सपने देखना जो है कि अभी जारी रखे हुए हैं, यानी अभी नींद में ही हैं और सपने देख रहे हैं। बट शैल वेक सून एंड होप फॉर लेटर्स, ये जो भी सोए हुए हैं ये सब के सब जो है कि वेक सून जल्दी ही उठेंगे और आशा करेंगे किसकी, लेटर्स की, कि शायद उनके लिए भी कोई पत्र आया हुआ होगा, है ना। तो सोकर उठेंगे तो वो कामना करेंगे कि काश कि उनके लिए भी कोई पत्र आया हुआ हो, ढूंढेंगे। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि और कोई भी नहीं सुनेगा खटखटाहट को। नॉक करेगा ना पोस्टमैन, जब दरवाजे पे आएगा तो उसकी खटखटाहट को कोई भी हियर नहीं करेगा, विदाउट यानी बिना दिल की तेजी के, यानी धड़कन बढ़ जाएगी, जैसे ही खटखटाएगा धड़कन बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई धड़कन के साथ वो उसके खटखटाहट को सुनेगा। यानी जस्ट ऐसा है कि जैसे वो खत आएगा तो वैसे ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कहाँ से आया होगा, किसका आया होगा, है ना, या फिर कुछ लोग खत का इंतजार कर रहे हैं, अरे उसी का होगा। तो इस तरीके से होता क्या है, जब पोस्टमैन डाकिया खटखटाता है तो दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो जाती है, तो तेज दिल की धड़कन के साथ वो उसकी खटखटाहट को सुनेंगे पोस्टमैन की। लास्ट लाइन है कि फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, तो कौन है जो अपने आप को भूला हुआ महसूस कर सकता है, बियर कर सके इस दुख को। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का कोई खत नहीं आएगा मतलब उसके सारे प्रियजन उसको भूल चुके होंगे, भूल चुके हैं, कोई नहीं उसको याद कर रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये पूरा का पूरा किसके ऊपर है, खतों के ऊपर है ना। तो ये यहाँ पे खत का जो सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब तो मोबाइल आ गया है, अब तो टेक्स्ट मैसेज से सब चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।